बीपीएससी मेकर के इस नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में 17 नवंबर 2022 से संबंधित बिहार करंट अफेयर्स और साथ ही राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं से करंट अफेयर्स के जितने भी प्रश्न बनेंगे, संबंधित सारी जानकारी आपको विस्तार पूर्वक दिया जाएगा। जितने भी छात्र हमसे पहली बार जुड़े हैं, आप सभी छात्रों को बता दूं कि इस श्रृंखला के सारे वीडियो आपके बिहार के सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से समान रूप से उपयोगी है, तो निसंदेह यहाँ से आप अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। रेगुलर अगर बने रहेंगे तो आपके एग्जाम में यहाँ से निसंदेह आपको हेल्प मिलेगी। अब यहाँ पर हम आ चुके हैं पिछले वीडियो के प्रश्न पे। ये प्रश्न आपसे पिछले वीडियो में पूछा गया था। ये प्रश्न था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा निम्नलिखित में से कहाँ स्टैच्यू ऑफ प्रॉस्पेरिटी का अनावरण किया गया है। संबंधित सारी जानकारी यहाँ से हमने आपको दिया था और आपको बताया था इसका राइट आंसर हो जाएगा बेंगलुरु, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर है। कोशिश कीजिए कि जो भी प्रश्न आप लोगों से पूछे जाते हैं आप लोग उसे कमेंट बॉक्स में लिखें और सारी जानकारी जो हमारे द्वारा आपको बताया गया आप वहाँ पर विस्तार पूर्वक अवश्य लिखें। विस्तार से लिखने का फायदा ये होता है कि चीज़ों को आप लंबे समय तक याद रखने में सक्षम हो पाते हैं। चलिए अब यहाँ पर हम चलेंगे आज के इस वीडियो के पहले प्रश्न पे। तो आज के इस वीडियो का हमारा पहला प्रश्न है कि हाल ही में बिहार में स्थित किस बिजली संयंत्र को स्वर्ण शक्ति अवार्ड से सम्मानित किया गया है। हाल ही में बिहार में स्थित किस बिजली संयंत्र को स्वर्ण शक्ति अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इस प्रश्न को बिहार करंट अफेयर्स के अंतर्गत आप इंपॉर्टेंट प्रश्नों की श्रेणी में रखेंगे। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कहलगांव बिजली संयंत्र, जो कि भागलपुर में स्थापित है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको इस प्रश्न की विस्तृत जानकारी दे दूं। इसके तहत हमारा पहला पॉइंट है कि बिहार के भागलपुर जिले में अवस्थित एनटीपीसी लिमिटेड के कहलगांव बिजली संयंत्र को स्वर्ण शक्ति अवार्ड कार्यक्रम के तहत सुरक्षा श्रेणी में उत्कृष्ट कार्य के लिए प्रतिष्ठित स्वर्ण शक्ति का विजेता ट्रॉफी प्रदान किया गया है। आप इसे शॉर्ट में समझिए कि बिहार का जो बिजली संयंत्र है, जो एनटीपीसी लिमिटेड के अंतर्गत कहलगांव बिजली संयंत्र है, इसे अभी हाल ही में स्वर्ण शक्ति अवार्ड से सम्मानित किया गया है, जो कि स्थित है भागलपुर में। ये आपको यहाँ से ध्यान रखना है। अब यहाँ पर इनसे संबंधित कई सारे फैक्ट को हमने शामिल किया है, जैसे कि 23 मई 1984 को इस बिजली संयंत्र की आधारशिला बिहार के तत्कालीन मुख्यमंत्री चंद्रशेखर सिंह के द्वारा रखा गया था। वहीं पर हमारा दूसरा पॉइंट है कि इस सुपर थर्मल पावर प्लांट का काम 1985 में शुरू हुआ था और मार्च 1992 में 210 मेगावाट क्षमता वाली पहली यूनिट का संचालन यहाँ से शुरू हुआ था। ये संबंधित फैक्ट है इनसे, जो कि एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। और यहाँ पर एक एक्स्ट्रा फैक्ट हमने शामिल किया नवीनगर सुपर थर्मल पावर प्लांट के बारे में। इससे संबंधित कई सारे प्रश्न हाल ही के दिनों में हमने आपको बताया है, इसी वजह से यहाँ पर हमने इसे शामिल किया है। एग्जाम में पूछे जा सकते हैं कि नवीनगर सुपर थर्मल पावर प्लांट बिहार के किस जिले में स्थापित है। तो ये बिहार के औरंगाबाद में स्थापित है। अब यहाँ पे देखिए बात यही है औरंगाबाद की। तो औरंगाबाद के बारे में कई सारी जानकारी हमने कई बार आपको दिया है, लेकिन एक जो जानकारी है जो कि मैंने आपको बतलाया था कि भारत में औरंगाबाद नाम का दो जगह है। एक तो है बिहार में औरंगाबाद नाम का एक जिला और एक है महाराष्ट्र में। तो दो जगह है भारत में, मतलब दो शहर है ऐसे जिसका नाम औरंगाबाद है। ये आपको यहाँ से ध्यान रखना है। चलते हम यहाँ पर अगले दूसरे प्रश्न पे। ये दूसरा प्रश्न है कि गुवाहाटी असम में आयोजित 37वें नेशनल जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 के भाला फेंक प्रतिस्पर्धा के अंडर 14 वर्ग में प्रदीप कुमार ने कौन सा पदक बिहार को दिलाया है। प्रदीप कुमार बिहार के खिलाड़ी हैं और इन्होंने अभी हाल ही में अंडर 14 वर्ग में कौन सा पदक इसमें 37वें नेशनल जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 में अपने नाम किया है। तो इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर है ये है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ब्रॉन्ज मेडल अर्थात कांस्य पदक अभी हाल ही में प्रदीप कुमार ने अपने नाम किया है या फिर बिहार के नाम किया है। तो ऐसे में ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर है। प्रदीप कुमार को आप यहाँ पर तस्वीर के माध्यम से देख सकते हैं। अब यहाँ पर इस प्रश्न के बारे में जो डिटेल एक्सप्लेनेशन है इनसे संबंधित वो यहाँ पर हमने शामिल किया है। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि इस वर्ष ये नेशनल जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप का जो कौन सा संस्करण आयोजित हुआ है, तो ये 37वां संस्करण है जो कि गुवाहाटी असम में ये आयोजित हुआ है। और बिहार के दृष्टिकोण से देखें तो बिहार के नाम जो इस 37वें नेशनल जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 में पदक रहे हैं, ये वो कंप्लीट सूची है जहां पर आप देख सकते हैं। पहला हमारा है तान्या मिश्रा, जिन्होंने कि ट्रायथलॉन प्रतिस्पर्धा में बिहार को रजत पदक दिलाया, यानी कि सिल्वर मेडल दिलाया है। वहीं पे हम बात करें दूसरे पॉइंट की, तो दूसरा हमारा है आशीष कुमार, इन्होंने भी ट्रायथलॉन प्रतिस्पर्धा में रजत पदक अर्थात सिल्वर मेडल बिहार को दिलाया। वहीं पे हमारा अगला होगा निशी कुमारी ने 18 वर्ष आयु वर्ग में भाला फेंक प्रतिस्पर्धा में रजत पदक अर्थात सिल्वर मेडल।
अगला प्रदीप कुमार अंडर 14 वर्ग में भाला फेंक प्रतिस्पर्धा में कांस्य पदक। नेक्स्ट है हमारा सोनी कुमारी अंडर 18 डिस्कस थ्रो प्रतिस्पर्धा में कांस्य पदक। और यहाँ पर एक और है उज्जवल भविष्य देवराज, जिन्होंने कि अंडर 14 वर्ग में शॉटपुट मेंस प्रतिस्पर्धा में ब्रॉन्ज मेडल अर्थात कांस्य पदक बिहार को दिलाया है। ये इस तरह से आपको ध्यान रखना है। पिछले वीडियो में हमने आपको 33वें ईस्ट जोन प्रतियोगिता के बारे में बताया था, लेकिन यहाँ पर 37वां नेशनल जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 के बारे में। तो दोनों को अपनी कॉपी में नोट कर लेना है। आप चाहें तो यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट भी जरूर ले लीजिए, क्योंकि नोट करने से फायदा ये होगा या फिर स्क्रीनशॉट लेने से फायदा ये होगा कि चीज़ों को आप बाद में भी देख पाएंगे, जिससे ये होगा कि इसे आप याद रखने में सक्षम रहेंगे। ठीक है, तो रिवीजन पर्पज से ये आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। नोट कीजिए या फिर स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए। हालांकि आपको बीपीएससी मेकर ऐप पर ये तमाम पीडीएफ फाइल उपलब्ध कराया जाता है, आप चाहें तो वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम आ चुके हैं आज के इस वीडियो के तीसरे प्रश्न पे। तो हमारा तीसरा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने कावेरी दक्षिण वन्यजीव अभ्यारण्य को राज्य का 17वां वन्यजीव अभ्यारण्य अधिसूचित किया है। अभी हाल ही का ये करंट अफेयर्स है और इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि तमिलनाडु। आपको ध्यान रखना, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर इस प्रश्न से संबंधित हमारा पहला पॉइंट है कि हाल ही में तमिलनाडु सरकार ने कावेरी दक्षिण वन्यजीव अभ्यारण्य को राज्य का 17वां वन्यजीव अभ्यारण्य अधिसूचित किया है। हालांकि इससे पहले अगर हम बात करें तो इससे पहले काजूवेली पक्षी अभ्यारण्य, नंजारायन पक्षी अभ्यारण्य, कदवूर सिलेंडर लॉरिस अभ्यारण्य और डुगोंग संरक्षण रिजर्व को अधिसूचित किया है। हालांकि यहाँ पर आपको कुल मिलाकर ये ध्यान रखना है कि ये अभी जो हाल ही में कावेरी दक्षिण वन्यजीव अभ्यारण्य को जो अधिसूचित किया गया है, ये राज्य का 17वां वन्यजीव अभ्यारण्य है। ये यहाँ से आपको ध्यान रखना, ये बहुत आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो इनसे संबंधित कई सारे फैक्ट और भी हैं, मिलते जुलते फैक्ट, वो हमने यहाँ पर शामिल किया है कि हाल ही में उत्तर प्रदेश के रानीपुर टाइगर रिजर्व को भारत का 53वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था। हाल ही का करंट अफेयर्स है, विस्तृत जानकारी यहाँ से हमने आपको दिया था। ये भारत का 53वां टाइगर रिजर्व भी हाल ही में घोषित किया गया है और इस आधार पर आपको ध्यान रखना है कि अभी वर्तमान समय में बिहार नहीं बल्कि भारत में 53 टाइगर रिजर्व है। लेकिन बिहार के दृष्टिकोण से देखें तो यहाँ पर हमने एक पॉइंट लिखा है कि बिहार का एकमात्र टाइगर रिजर्व वाल्मीकि नगर पश्चिमी चंपारण में है। ये यहाँ से आपको ध्यान रखना है, जिसका नाम है वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व। ये यहाँ से आप नोट करेंगे, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी हाल ही में वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व में 1 नवंबर 2022 से टाइगर सफारी की शुरुआत हुई है। बिहार में पहली बार टाइगर सफारी की शुरुआत 1 नवंबर 2022 को हुई। इसकी जानकारी हमने आपको विस्तार पूर्वक दिया था। और यहाँ पे हम अगले पॉइंट की बात करें तो प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत 1973 में इंदिरा गांधी के शासनकाल में हुआ था और प्रोजेक्ट चीता की जो शुरुआत है अभी हाल ही में सितंबर 2022 में नरेंद्र मोदी के शासनकाल में हुआ। इन्हीं के द्वारा इसकी शुरुआत की गई। ये दोनों को यहाँ से ध्यान रखना है। हालांकि यहाँ पे हम बात कर रहे थे टाइगर रिजर्व की, तो बिहार का जो एकमात्र टाइगर रिजर्व है ये वाल्मीकि नगर पश्चिमी चंपारण में है। लेकिन दूसरा जो प्रस्तावित है ये बिहार के कैमूर जिले में प्रस्तावित है। अभी हाल ही में घोषणा हुई थी और घोषणा के आधार पर बिहार का दूसरा टाइगर रिजर्व बिहार के कैमूर जिले में बनाया जाएगा। ये चीजें यहाँ से आपको ध्यान रखना है। और रही बात यहाँ पे पश्चिमी चंपारण की, तो पश्चिमी चंपारण जो जिला है बिहार का, ये क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से बिहार का सबसे बड़ा जिला है। ये भी आपको ध्यान रखना है। हम चलते हैं अगले यहाँ पर चौथे प्रश्न पे। ये चौथा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2022 से सम्मानित करने की घोषणा हुई है। तो नवीनतम घोषणा के आधार पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अचंत शरद कमल। यहाँ पर आप इन्हें अचंत शरद कमल को इस तस्वीर में भी देख सकते हैं। 2022 के लिए इन्हें मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया जाना है। ये घोषणा अभी हाल ही में हुई है। और इस प्रश्न के हम एक्सप्लेनेशन की बात करें तो यहाँ पर हमारा पहला पॉइंट है कि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार को भारत का सर्वोच्च खेल रत्न सम्मान माना जाता है या फिर सर्वोच्च खेल सम्मान माना जाता है। और टेबल टेनिस खिलाड़ी अचंत शरद कमल को 30 नवंबर 2022 को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया जाना है या फिर जाएगा। ये चीज़ें यहाँ से आप नोट कर लेंगे। वह भी हम अगले पॉइंट की बात करें तो हमारा अगला पॉइंट अचंत शरद कमल के बारे में है कि इनका जन्म कब और कहाँ हुआ था। तो 12 जुलाई 1982 को चेन्नई तमिलनाडु में इनका जन्म हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट है कि वे सबसे पहले साल 2006 के मेलबर्न कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडल जीता था। मेलबर्न राष्ट्रमंडल खेल जो 2006 में आयोजित हुआ था, पहली बार इन्होंने यहाँ पर गोल्ड मेडल अपने नाम किया था। लेकिन ओवरऑल इनके करियर की बात करें अब तक कॉमनवेल्थ गेम्स में यानी कि राष्ट्रमंडल खेलों में 7 गोल्ड मेडल अपने नाम कर चुके हैं। रिसेंटली जितने भी एग्जाम आयोजित होंगे ये आप यहाँ से ध्यान रखिएगा कि 7 मेडल अब तक ये अपने नाम कर चुके हैं गोल्ड मेडल की। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कॉमनवेल्थ गेम्स में, क्योंकि यहाँ पर ये खेल रत्न सम्मान मेजर ध्यानचंद खेल रत्न सम्मान से सम्मानित होने वाले हैं। तो ऐसे में यहाँ से प्रश्न बनना स्वाभाविक है।
अब यहाँ पे हमारा अगला पॉइंट होगा राष्ट्रमंडल खेलों के बारे में, जो 2022 में बर्मिंघम ब्रिटेन में आयोजित हुआ। ऐसे में इस पॉइंट को ध्यान रखेंगे कि हाल ही में बर्मिंघम ब्रिटेन में 22वां कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 आयोजित किया गया था और कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 का शुभांकर था पेरी द बुल। ये यहाँ से आपको ध्यान रखना है, इनसे संबंधित सारी जानकारी हमने आपको दिया था। 2022 का जो कॉमनवेल्थ गेम्स यानी कि राष्ट्रमंडल खेल जो था, इसका जो शुभंकर था यह था पेरी द बुल। चलते हम यहाँ पर अगले 5वें प्रश्न पे, लेकिन उससे पहले जो इसके अलावे मेजर ध्यानचंद खेल पुरस्कार के अलावे 25 अन्य खिलाड़ियों को अर्जुन अवार्ड के लिए चुना गया है। ये सूची आप यहाँ पर देख रहे हैं 2500 खिलाड़ियों का, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सभी को तो यहाँ मैं नहीं बता सकता, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और सभी को एकदम से रिवाइज कर लीजिएगा, अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा और कॉपी में जरूर नोट कर लीजिएगा। बहुत आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। लेकिन इसके अलावा कुछ और भी है, जैसे कि द्रोणाचार्य पुरस्कार से आपको ध्यान रखना है, इन चारों खिलाड़ियों को सम्मानित किया जाना है और ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से यहाँ पर भी 4 खिलाड़ी शामिल हैं। तो ये सारी चीज़ें यहाँ से आपको ध्यान रखना है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। निश्चित तौर पे ये मान के चलिए 99% चांस है कि यहाँ से खेल रत्न पुरस्कार से या फिर खेल सम्मान से एक प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, इस चीज़ को यहाँ से ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर हम चलेंगे अगले प्रश्न पे, लेकिन उससे पहले ध्यान रखें हमारे जितने भी स्टडी मटेरियल और नोट्स वगैरह है सभी आप बीपीएससी मेकर ऐप के थ्रू डाउनलोड कर सकते हैं। बीपीएससी मेकर ऐप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। और साथ ही साथ हम बात करें यहाँ पर 68वीं बीपीएससी एग्जाम के बारे में, जो प्री स्पेशल कोर्स बीपीएससी मेकर ऐप पर लॉन्च हुआ है। तो जितने भी छात्र घर बैठे रहकर बीपीएससी एग्जाम की तैयारी में लगे हैं, ये सारे मटेरियल बीपीएससी मेकर ऐप के थ्रू हमारे कोर्स के तहत आप प्राप्त कर सकते हैं, जिसमें आपको सिलेबस आधारित नोट्स मिलेगा आपके प्री एग्जाम के लिए। हिंदी भाषा में ये आपके लिए उपलब्ध है। इसमें बिहार राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं का जो करंट अफेयर्स का ये सीरीज देख रहे हैं, इसका डेली, मंथली, वीकली ये सारा पीडीएफ आपका इसमें इंक्लूड है, वो सारा इसमें आपको मिलने वाला है। टेस्ट सीरीज भी इसमें शामिल है। जल्द ही ये टेस्ट सीरीज की श्रृंखला स्टार्ट होने वाली है। बीपीएससी का प्रीवियस ईयर पेपर जो प्रारंभिक परीक्षा का, वो सारा चीज इसमें इंक्लूड है। तो जितने भी छात्र घर बैठे अपनी तैयारी में लगे हैं 68वीं बीपीएससी के, तो इस कोर्स को जरूर ज्वाइन कीजिएगा। बहुत कम कीमत पर ये आपके लिए उच्च स्तरीय यानी कि उच्च क्वालिटी का नोट्स आपको प्रदान किया जाएगा। ये आपसे वादा है कि यहाँ से आपका प्री स्पेशल एग्जाम निश्चित तौर पर मतलब क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ पर हम चलेंगे अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है कि भारतीय सेना द्वारा निम्न में से कहां दिल मांगे मोर शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल का आयोजन किया गया? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा, इसका आयोजन अभी हाल ही में जम्मू कश्मीर में किया गया। तो ऐसे में ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको इस प्रश्न के बारे में जानकारी दे दूं कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख के युवाओं को सिनेमा के क्षेत्र में अपनी प्रतिभा को राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय मंच पर प्रदर्शित करने के साथ फिल्म जगत से जुड़ने का सुनहरा अवसर प्रदान करने के लिए दिल मांगे मोर के नाम से मेगा लघु फिल्म महोत्सव आयोजित किया गया है। ये आपको ध्यान रखना, ये कहाँ पर इसका आयोजन हुआ? तो जम्मू कश्मीर में आयोजन हुआ। इसका उद्देश्य क्या है? तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख के युवाओं को सिनेमा के क्षेत्र में अपनी प्रतिभा को और आगे मतलब बढ़ाने के लिए, मतलब उसको इंकरेज करने के लिए ये दिल मांगे मोर नामक एक मेगा लघु फिल्म महोत्सव आयोजित किया गया है। हम बात करें तो इसका आयोजन कहाँ हुआ, तो आपको ध्यान रखना है कि उधमपुर में भारतीय सेना के उत्तरी कमान की ओर से इसका आयोजन किया गया। 17 अक्टूबर 1949 को जम्मू कश्मीर में धारा 370 लागू किया गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसे VVI पॉइंट में रखिएगा कि जो जम्मू कश्मीर में धारा 370 लागू थे, ये 17 अक्टूबर 1949 को ये लागू हुआ था। लेकिन यहाँ पर आपको ध्यान रखना कि 5 अगस्त 2019 को धारा 370 के प्रावधानों को समाप्त करते हुए जम्मू कश्मीर और लद्दाख को भारत का 2 नया केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया गया था। ये चीज़ें यहाँ से आपको ध्यान रखना है। और वर्तमान समय की बात करें तो भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। ये चीज़ें आप लोग नोट कर लीजिएगा। हम बात करें यहाँ पर धारा 370 का जो प्रावधान है, ये संविधान के 21 भाग में वर्णित है। तो संविधान के भाग 21 में धारा 370 के बारे में वर्णन मिलता है। ये चीज़ें भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट होगा हमारा छठा प्रश्न। ये प्रश्न की निम्नलिखित में से कौन सा देश हाल ही में नो मनी फॉर टेरर सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा अपना देश भारत, यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको जानकारी दे दूं कि नवीनतम घोषणा के अनुसार भारत हाल ही में 18 से 19 नवंबर को नो मनी फॉर टेरर यानी कि NMFT के विषय पर तीसरा मंत्री स्तरीय आयोजन करने जा रहा है, जिसमें कि 75 देशों के अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रतिनिधि 2 दिनों तक परिचर्चा में हिस्सा लेंगे। यानी कि जो इसका जो आयोजन हो रहा है ये NMFT का यानी कि नो मनी फॉर टेरर, ये इसका तीसरा संस्करण है जो कि भारत की मेजबानी में आयोजित हो रहा है। अब यहाँ पर हम इसके उद्देश्य की बात करें, इसका उद्देश्य क्या है, किस वजह से इसका आयोजन होता है,
तो अगले वाले पॉइंट में इसकी चर्चा की गई है कि इस सम्मेलन का उद्देश्य पेरिस जो कि 2018 और साथ मेलबर्न जो कि 2019 है, ये पिछला 2 सम्मेलन जो हुआ इसका NMFT का, तो दोनों सम्मेलन में आतंकवाद के लिए उपयोग हो रहे फाइनेंस का मुकाबला करने के विषय पर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने जो परिचर्चा की है या फिर चर्चा की है उसे आगे ले जाना ही इसका उद्देश्य है। तो इसी को लेकर के अभी हाल ही में तीसरा मंत्री स्तरीय सम्मेलन आयोजित हुआ है भारत की मेजबानी में। नेक्स्ट होगा हमारा 7वां प्रश्न। ये प्रश्न है कि हाल ही में भारत और फ्रांस के बीच गरुड़ सेवन संयुक्त वायुसेना अभ्यास निम्नलिखित में से कहां आयोजित किया गया था। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा गरुड़ का जो 7वां संस्करण है ये अभी हाल ही में आयोजित हुआ राजस्थान के जोधपुर में। तो ऐसे में ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अब इनसे संबंधित कई सारे फैक्ट हैं, जैसे कि राजस्थान के जोधपुर एयरफोर्स स्टेशन पर भारत और फ्रांस के बीच संयुक्त वायुसेना अभ्यास गरुड़ का 7वां संस्करण आयोजित किया गया। ये यहाँ से आपको ध्यान रखना है। अब इस 7वें संस्करण के अलावे हम बात करें पिछले संस्करण की, तो इनमें से पहला यानी कि पहले, तीसरे और 5वें संस्करण की मेजबानी भारत ने क्रमशः 2003, 2006 और 2004 में क्रमशः ग्वालियर, कलाईकुंडा और जोधपुर के वायुसेना स्टेशनों में की थी। ये आपको यहाँ से ध्यान रखना है। हालांकि हम बात करें यहाँ पर 2022 वाला भी मिला के तो भारत अब तक 4 बार इसकी मेजबानी कर चुका है, 2003, 2006, 2014 और 2022 में। लेकिन वहीं पे हम बात करें फ्रांस के दृष्टिकोण से, तो जबकि फ्रांस ने इसकी जो मेजबानी किया है ये 2005, 2010 और 2019 में दूसरे, चौथे और छठे संस्करण की मेजबानी की है। तो ये सारी बातें इनसे संबंधित है जो कि नोट कर लेना है। तो यहाँ से आप क्या समझे, गरुड़ जो अभ्यास है ये भारत और फ्रांस के बीच आयोजित होने वाला एक संयुक्त वायुसेना अभ्यास है। लेकिन इसके अलावा शक्ति अभ्यास की बात करें तो भारत और फ्रांस के बीच आयोजित ये भी होती है, जो कि ये भी आपको नोट कर लेना है। वहीं पे हमारा एक अगला है अमेरिका से संबंधित है कि हाल ही में भारत और अमेरिका के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास का जो 13वां संस्करण था वज्र प्रहार 2022 हिमाचल प्रदेश के बकलोह में स्थित स्पेशल फोर्सेस ट्रेनिंग स्कूल में आयोजित किया गया। ये इसका जो सैन्य अभ्यास वज्र प्रहार था ये इसका 13वां संस्करण था। ये वज्र प्रहार भारत और अमेरिका के बीच आयोजित होने वाला एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है जो कि हिमाचल प्रदेश में आयोजित हुआ है। नेक्स्ट होगा हमारा 8वां प्रश्न। तो ये प्रश्न की हाल ही की घोषणा के अनुसार जनवरी 2023 में वाराणसी और किन के बीच दुनिया की सबसे लंबी नदी क्रूज सेवा शुरू होगी। तो अभी जो घोषणा हुई है तो घोषणा के आधार पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा उत्तर प्रदेश के वाराणसी से असम के डिब्रूगढ़ के बीच ये दुनिया की सबसे लंबी नदी क्रूज सेवा की शुरुआत होगी। तो ऐसे में ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में केंद्रीय जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वाराणसी से डिब्रूगढ़ असम के लिए लग्जरी क्रूज सेवा के टाइम टेबल को हाल ही में लॉन्च किया है। और इसके तहत आपको ध्यान रखना है कि 50 दिवसीय ये क्रूज सेवा 10 जनवरी 2023 को वाराणसी से रवाना होकर जो कि कोलकाता एवं ढाका बांग्लादेश से होते हुए 1 मार्च को यानी कि 1 मार्च 2023 को असम के बोगीबिल पहुंचेगा, जो कि लगभग यहाँ पे देखिए 2 बार लगभग लिखा गया, जो कि लगभग 4000 किलोमीटर की दूरी तय करेगा। और इस तरह से यह दुनिया में जहाज द्वारा सबसे लंबी नदी यात्रा होगी। तो इसी आधार पर यहाँ पे लिखा गया ये दुनिया की सबसे लंबी नदी क्रूज सेवा होने वाली है। हमारा अगला पॉइंट है यहाँ पर इसके रूट के बारे में, बिहार से थोड़ा सा रिलेट करके हमने लिखा है। हालांकि कुछ बातें और भी है, यहाँ पर स्पेस नहीं था जिस वजह से यहाँ पर हमने शामिल नहीं किया है। तो यहाँ पर हम इसके रूट की बात करें तो गंगा विलास क्रूज वाराणसी से अपनी यात्रा शुरू करेगा और बक्सर, रामनगर, गाजीपुर से गुजरते हुए 8वें दिन पटना बिहार पहुंचेगा। तो ये सारी बातें जो है इनसे संबंधित यहाँ से आपके एग्जाम में प्रश्न बन सकते हैं, क्योंकि इस तरह की जो पहल की गई है ये पहली बार की गई है, तो यहाँ से प्रश्न बनना एग्जाम में स्वाभाविक है। अब यहाँ पर पटना बिहार के बाद यानी कि 8वें दिन पटना बिहार पहुंचेगी और उसके बाद इसके हम रूट की बात करें तो आपको ध्यान रखना है फिर वहां से 20वें दिन यह क्रूज कोलकाता पहुंच जाएगा और कोलकाता पहुंचने के बाद यह क्रूज भारत की सीमा से निकलकर बांग्लादेश की सीमा में प्रवेश करेगा और 15 दिनों तक यह बांग्लादेश की सीमा में ही रहेगा। उसके बाद इसकी वापसी दोबारा कोलकाता होगी और वहां से वे अपने गंतव्य स्थान जो बोगीबिल डिब्रूगढ़ असम है वहां पहुंचेगी। ये इसका रूट है जो कि आपको ध्यान रखना है। इस दौरान लगभग 4000 किलोमीटर की ये दूरी तय करेगा और इसी तरह से आपको ध्यान रखना ये दुनिया की सबसे लंबी नदी क्रूज सेवा है जिसकी शुरुआत अभी हाल ही में की गई है। नेक्स्ट होगा हमारा 9वां प्रश्न। ये प्रश्न की हाल ही में मणिपुर में अमूर फाल्कन महोत्सव का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया। यहाँ पे देखिए प्रश्नवाचक चिन्ह होगा, क्वेश्चन मार्क होगा। प्रश्न पूछा गया हाल ही में मणिपुर में अमूर फाल्कन महोत्सव का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया है। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा अभी हाल ही में इसका 7वां संस्करण आयोजित हुआ। ऐसे में ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अभी आपको जानकारी दे दूं कि अमूर फाल्कन फेस्टिवल का 7वां संस्करण
14 नवंबर 2022 को मणिपुर के तामेंगलोंग जिले में आयोजित किया गया। बात करें यहाँ पर अमूर फाल्कन की, तो यह एक बाज की प्रजाति है, जो कि आगे लिखा गया कि दुनिया में सबसे लंबे समय तक उड़ने वाले प्रवासी पक्षी अमूर फाल्कन जो कि बाज की प्रजाति है, इसके संरक्षण के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए इस महोत्सव का आयोजन 2015 से किया जाता रहा है। प्रत्येक वर्ष 2015 के बाद से इसका आयोजन किया जा रहा है। इस वर्ष इसका 7वां संस्करण अभी हाल ही में आयोजित किया गया है। अमूर फाल्कन की बात करें तो वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत यह संरक्षित जीव है, जो कि भारत सरकार द्वारा इसे संरक्षण प्राप्त है। ये यहाँ से ध्यान रखिए। बात है मणिपुर की, तो मणिपुर के बारे में एक जानकारी आपको याद होगा, हमने दिया था कि हाल ही में नीतीश कुमार की पार्टी जदयू को मणिपुर में राज्य पार्टी का दर्जा प्राप्त हुआ था। आई होप कि अगर आपने रेगुलर सीरीज को फॉलो किया तो यहाँ से आपको फायदा मिला होगा, ये सारी बातें आपको याद होगी। नेक्स्ट 10वां प्रश्न है कि नताशा पीरक मुसर निम्नलिखित में से किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति चुनी गई है। नताशा पीरक मुसर को आप यहाँ पर इस तस्वीर में देख सकते हैं। इसका राइट आंसर होगा स्लोवेनिया, यानी कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर है। अब इसके तहत आपको ध्यान रखना है, नताशा पीरक मुसर हाल ही में स्लोवेनिया की पहली महिला राष्ट्रपति चुनी गई है। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है कि पहली महिला राष्ट्रपति के तौर पर इन्हें चुनी गई है, तो इस वजह से यहाँ पर हमने इसे शामिल किया है। अब यहाँ पर हम बात करें तो उन्होंने लगभग 54% वोट हासिल किए, जबकि उनके प्रतिद्वंदी एंजे लोंगर को 40% वोट मिले थे। और हमारा अगला पॉइंट है कि उन्होंने पूर्व विदेश मंत्री और राजनीति के अनुभवी एंजे लोंगर को हराया है। और इस साथ साथ यहाँ पर यह ध्यान रखिए नताशा पीरक मुसर के बारे में कि वे एक पत्रकार और वकील रह चुकी है। और बात यहाँ पर स्लोवेनिया की, तो स्लोवेनिया मध्य यूरोप में स्थित एक देश है और यहाँ की राजधानी की बात करें तो राजधानी है ल्यूब्लियाना। ये यहाँ से आपको ध्यान रखना है। बात है यहाँ पर महिला राष्ट्रपति की, तो वर्तमान में हम बात करें भारत की महिला राष्ट्रपति कौन है, तो ये आपको ध्यान रखना है द्रौपदी मुर्मू, जो कि भारत की 15वीं राष्ट्रपति है। महिला राष्ट्रपति के दृष्टिकोण से देखें तो ये आपको ध्यान रखना श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल के बाद ये दूसरी महिला राष्ट्रपति है भारत की। नेक्स्ट होगा हमारा 11वां प्रश्न। ये प्रश्न कि संयुक्त राज्य अमेरिका ने हाल ही में किस देश को अपनी करेंसी मॉनिटरिंग लिस्ट से हटा दिया है। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई, यानी कि यहाँ पर सभी देश इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें भारत, इटली, थाईलैंड, वियतनाम और मेक्सिको सभी को इस लिस्ट से करेंसी मॉनिटरिंग लिस्ट से हटा दिया है। तो ऐसे में फाइनल आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ई, उपयुक्त में से एक से अधिक। विस्तृत जानकारी आपको दे दूं कि अमेरिकी वित्त विभाग ने इटली, मेक्सिको, थाईलैंड, वियतनाम के साथ भारत को प्रमुख व्यापारिक भागीदारों की मुद्रा निगरानी सूची यानी कि करेंसी मॉनिटरिंग लिस्ट से हटा दिया है। बात करें भारत की, तो भारत पिछले 2 साल से इस लिस्ट यानी कि इस सूची में था। मौजूदा समय की बात करें तो मौजूदा समय में चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, जर्मनी, मलेशिया, सिंगापुर और ताइवान समेत यानी कुल मिलाकर 7 देश इस निगरानी सूची में है मौजूदा समय में। ये यहाँ से ध्यान रखना है। अब यहाँ पे प्रश्न ये उठता है कि इस सूची में किसे शामिल किया जाता है। अमेरिका द्वारा जो शामिल किया जाता है, ये किस देश को इसमें शामिल किया जाता है। तो ऐसे में इस पॉइंट को ये ध्यान रखिए कि इस लिस्ट में वैसे देश होते हैं जिनकी फॉरेन एक्सचेंज रेट पर शक होता है। तो वैसे देश की मतलब कह सकते हैं करेंसी को इस सूची में यानी कि वैसे देश को इसमें शामिल किया जाता है। चलिए अब यहाँ पे हमारा 12वां प्रश्न है कि प्रत्येक वर्ष किस तिथि को विश्व मधुमेह यानी कि वर्ल्ड डायबिटीज डे मनाया जाता है। तो राइट आंसर होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 14 नवंबर को। 14 नवंबर को ही बाल दिवस भी मनाया जाता है। ऐसे में यहाँ पर हम बात करेंगे विश्व मधुमेह दिवस की। तो हमारा पहला पार्ट है कि प्रत्येक वर्ष 14 नवंबर को विश्व मधुमेह दिवस या फिर वर्ल्ड डायबिटीज डे मनाया जाता है और इसे पहली बार वर्ष 1991 में मनाया गया था। और विश्व मधुमेह दिवस 2022 के थीम की बात करें तो एक्सेस टू डायबिटीज एजुकेशन, ये 2022 की थीम है। नोट कीजिएगा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अब चलते हैं यहाँ पर अगले प्रश्न पे, लेकिन उससे पहले आज के इस वीडियो का टारगेट मैं आपको दे रहा हूँ 500 लाइक का। आप लोगों को इस वीडियो को लाइक करना है। 500 जो लाइक का आंकड़ा है आपको टच करना। देखते हैं कितने लोग ऐसे हैं वीडियो को लाइक करते हैं। अब यहाँ पर हम बात करें आज के इस वीडियो की प्रश्न की, तो आज के इस वीडियो का हमारा प्रश्न है कि हाल ही में जारी QS एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग में कौन सा संस्थान भारत में शीर्ष पर रहा है। संबंधित सारी जानकारी हमने आपको दिया था। बताएं इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। चीजें आपको विस्तार पूर्वक यहाँ पर लिखना है। लिखने से फायदा ये होगा कि चीजों को आप लंबे समय तक याद रखने में सक्षम हो पाएंगे। और जो जानकारी हमने आपको 68वीं BPSC एग्जाम के बारे में दिया था, तो जितने भी छात्र घर बैठे रहकर तैयारी में लगे हैं, आपका जो एग्जाम प्रस्तावित है ये 12 फरवरी 2023 को ही आपका ये एग्जाम आयोजित होना है 68वीं वाला। तो जितनी जल्दी आप इस कोर्स को ज्वाइन करेंगे तो उतना आपको फायदा यहाँ से मिलने वाला है। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।